हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? तो चलिए आज एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका आपके आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लच पे। ठीक नहीं हो रहा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? तो चलिए एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लच पे। मैं अभिषेक त्रिपाठी आपको सीयूईटी के फिजिक्स टॉपिक से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पढ़ा रहे थे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और इन फ्यूचर के लिए जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह के बारे में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं या आ चुके हैं या कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में यानी सेकंड जो चैप्टर आगे वाला चैप्टर है, फर्दर चैप्टर है, उस पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उससे कुछ टॉपिक जैसे आपने पोटेंशियल पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से टॉपिक लेकर के आज आए हैं आपके लिए। उसके क्वेश्चंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। कौन सा चैप्टर? आपके 12th के हिसाब से देखा जाए तो सेकंड चैप्टर है, लेकिन सीयूईटी के बोर्ड पैटर्न के हिसाब से या सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर लगता है। सीयूईटी से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस हम पीछे बना चुके हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के मिल जाएंगे। वहां से आप देख सकते हैं कि कुछ टॉपिक जो इंपॉर्टेंट थे, छोटे छोटे टॉपिक थे लेकिन काफी अच्छे क्वेश्चन, जैसे रजिस्टर्स के क्वेश्चन थे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का क्वेश्चन जो था काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को, वो सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर रखे हैं। ठीक है, तो उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। आज हम पोटेंशियल से रिलेटेड काम करेंगे। पोटेंशियल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ सकते हैं या आ चुके हैं, जो अभी तो फिलहाल जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं वो आ चुके हैं क्वेश्चंस सीयूईटी में। ठीक है, उनको लगाने की आज हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस वाला जो चैप्टर है, उसमें पोटेंशियल होता क्या है? पोटेंशियल क्या होता है? किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है, उस चार्ज को लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है, विच इज नोन एज पोटेंशियल, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और उनके बीच के डिस्टेंस अगर हो जाए, डिफरेंस हो जाए, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना हो जाए, तो उसको बोल देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? इतनी सारी चीजें आपको पता है पहले से, या हम उम्मीद करते होंगे कि आपको ये सारी चीजें पता होंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 2 point charges, one of 100 microcoulomb and another of -400 microcoulomb। एक चार्ज हमारा +100 माइक्रोकूलम का है और दूसरा चार्ज कितने का है? -400 माइक्रोकूलम का है। आर केप्ट 30 सेंटीमीटर अपार्ट, दोनों एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखे गए हैं। अगर आपको क्या पता करना है, देन द पॉइंट्स ऑफ जीरो, यहाँ पे देन होगा, देन द पॉइंट्स ऑफ जीरो पोटेंशियल ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। दो चार्जेस के बीच में, दो चार्जेस को जो जोड़ने वाली लाइन है उसके बीच में कहां पर, किन पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा, हमें यह पता करना है। किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा, हमें यह पता करना है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है बच्चा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसमें कोई डायरेक्शन तो होगा नहीं। अगर डायरेक्शन नहीं होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। अगर डायरेक्शन होती तब हमें डायरेक्शन देखने की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन है ही नहीं, तो डायरेक्शन को हमें देखने की जरूरत नहीं है ना। एक अच्छी बात यह है कि डायरेक्शन हमें देखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए ये बना लिया हमने, एक लाइन बना लिया जो इन चार्जेस को जोड़ेगी। कौन चार्जेस है? एक है भैया 100 माइक्रोकूलम का पॉजिटिव चार्ज और -400 माइक्रोकूलम का नेगेटिव चार्ज। दोनों एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे है? दोनों एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। यहां से बात समझ में आ गई होगी, 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, कोई दिक्कत यहां होने वाली नहीं है। अब आइए आगे बात करते हैं फर्दर कि आगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए, इसके बारे में चर्चा आप की जाए। तो चलिए, हमारे पास ये चार्ज हो गए। अब हमें क्या करना है? जीरो पोटेंशियल फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि इसके बीच में यहां पर कहीं जीरो पोटेंशियल होगा। कितनी डिस्टेंस पर? +100 माइक्रोकूलम से x डिस्टेंस पर पोटेंशियल क्या होगा? जीरो होगा। और ये डिस्टेंस कितनी बचेगी? ये डिस्टेंस बचेगी 30 - x। पूरी डिस्टेंस 30 थी, तो बची हुई डिस्टेंस कितनी हो गई? 30 - x हो गई। अब इस पॉइंट पर पोटेंशियल हम फाइंड कर लें, इस पॉइंट की वजह से, इस पॉइंट की वजह से, और दोनों को इक्वल कर दें, या कह सकते हैं दोनों का सम जीरो कर दें। भाई जीरो तो लाना है, तो दोनों का सम क्या कर दिया जाए? जीरो कर दिया जाए। दोनों का सम क्या कर दिया जाए? जीरो कर सकते हैं। जब जीरो कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? हमें वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, बहुत काले दिख रहे हैं यार। अब ब्राइटनेस बढ़ाई जाए क्या? थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाई जाए, है ना।
बहुत काले काले दिख रहे हैं, इतने काले तो है नहीं शायद। चलिए थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा दिए, अब शायद कम काले दिखाई देंगे। हाँ अब ठीक है। तो भैया देखिए 100 माइक्रोकूलम और -400 माइक्रोकूलम, तो इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे। हम मान लेते हैं V1 है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है V1, फॉर्मूला क्या होता है KQ/R होता है। तो क्या लिखा 1/4πε0 Q/R, ये होता है फॉर्मूला। तो 1/4πε0 Q की जगह पर कौन आ गया 100 आ गया, 100 माइक्रोकूलम आ गया, और R की जगह पर कौन आ गया X आ गया। सिमिलरली अगर यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करें, पोटेंशियल फाइंड करें कितना -400 की वजह से, तो 1/4πε0 यहां पर आ जाएगा -400 डिवाइडेड बाय 30 - x, क्या हो जाएगा 30 - x हो जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अगर फॉर्मूला याद होगा तो सेम यही फॉर्मूला लगता था, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया दोनों पॉइंट पर। अब कह रहा है दोनों पॉइंट का पोटेंशियल जीरो हो जाए, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल जीरो हो जाए, यानी V1 + V2 क्या हो जाए जीरो हो जाए। V1 और V2 को जोड़ दें तो क्या हो जाए जीरो हो जाए। देखिए ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, अगर ऐड करेंगे तो नेगेटिव आएगा, उधर सेंड करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, उधर सेंड करने पर पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1/4πε0 100/x इज इक्वल्स टू 1/4πε0 400/30 - x। तो ये उधार हो गया, बचा 100/x इज इक्वल्स टू 400/30 - x। ये डबल जीरो से डबल जीरो गायब, 30 - x इज इक्वल्स टू 4x, 30 इज इक्वल्स टू 5x, x इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। यानी 100 माइक्रोकूलम से कितनी डिस्टेंस पर 100 माइक्रोकूलम से 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा जीरो होगा। 100 माइक्रोकूलम के चार्ज से 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा जीरो होगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर है, आसान सा क्वेश्चन था। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो क्लियर। इसमें मेरे ख्याल से समस्या नहीं होनी चाहिए, आपको क्वेश्चन आ गया होगा मेरे ख्याल से समझ में, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी से, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या मिलेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप कैरिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स व्हेन लोकेटेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। दो प्लेट्स हैं, कैपेसिटर की प्लेट होती है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है तो दोनों क्या क्रिएट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे, दोनों क्या क्रिएट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम ऑयल ड्रॉप को रखें तो बीच में लटक जाती है, वो हैंग हो जाती है। मिल्टन ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था, मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने क्या दिया, आपसे पूछा जा रहा है कि वोल्टेज कितना जरूरत पड़ेगा भाई उस ऑयल ड्रॉप को रोकने के लिए, कितना वोल्टेज दिया जाए जिससे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाए जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन क्या होता है, पहले ये समझना पड़ेगा आपको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होता है, होता क्या भैया, E इक्वल्स टू होता है -dV/dr। E इक्वल्स टू क्या होता है -dV/dr होता है। E इज इक्वल्स टू यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं इसको, -dV/dr को क्या बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं। तो -dV/dr हो जाता है, क्या हो जाता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। सिंपल से यहाँ फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर हम लगा सकते हैं E इज इक्वल्स टू V/d लगा सकते हैं, E इक्वल्स टू V/d लगा सकते हैं। हमें डिफरेंशिएट नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे E इक्वल्स टू V/d लगा देंगे, यहां से हमें पोटेंशियल मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, हम जानते हैं कि मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जब होता है तो वहां पर ऑयल पर फोर्स लगता है। भाई देखो यहां पर 4 प्लेट्स हैं, यहां पर प्लेट्स हैं, ये मान लीजिए है प्लेट नेगेटिव चार्ज, ये कौन सी प्लेट है नेगेटिव चार्ज की, ये नेगेटिव चार्ज की प्लेट है, और ये कौन सी प्लेट है पॉजिटिव चार्ज की प्लेट है। अगर हमने ऑयल रखा तो ये फोर्स इसको इधर से इधर ले जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे से ऊपर लगेगी, कहां लगेगी नीचे से ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, और ऊपर से नीचे इस पर एक फोर्स लगेगा, कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू mg, और ऊपर से नीचे क्या, नीचे से ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों बराबर हो जाए तो ऑयल ड्रॉप जो है वो रुकी रहेगी। लेकिन इतना रोकने के लिए जो पोटेंशियल चाहिए, पोटेंशियल कितना है आपको यही कैलकुलेट करना है, कितना पोटेंशियल चाहिए उस ऑयल को रोकने के लिए, ऑयल ड्रॉप को रोकने के लिए कितना पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी, आपको यही कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में। तो चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं कितना पोटेंशियल लगेगा, है ना, कितना पोटेंशियल लगेगा इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कितना आएगा। तो भैया सबसे पहले में क्या करना होगा, QE इक्वल्स टू mg के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, QE इक्वल्स टू
mg के बराबर हो जाएगा। अगर mg के बराबर हो गया और E की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, V अपॉन डी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू m इंटू जी हो गया। तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mg d अपॉन q हो जाएगा, mg d अपॉन q हो जाएगा। ये हमें वैल्यू मिल जाएगी किसकी, V की। तो भैया चलिए वैल्यू पुट करते हैं। मास कितना दिया है, मास दिया है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16। जी की वैल्यू हम 10 रख लेते हैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। डी की वैल्यू कितना दिया, कितना डिस्टेंस है कैपेसिटर के बीच की डिस्टेंस 5 मिलीमीटर है, 5 मिलीमीटर यानी 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो चार्ज कितना होगा, Q इक्वल्स टू Ne यानी 10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसको कैलकुलेट करेंगे हमें वैल्यू मिल जाएगी। क्या वैल्यू मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कितना वोल्टेज लगेगा, हम इसकी वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए कितना हो जाएगा भाई, 3 इंटू 5 15 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 3 इंटू 5 15 हो गया। 10 टू द पावर माइनस 16 माइनस 19 बन जाएगा। 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये माइनस 19 10 टू द पावर माइनस 19 से काम खत्म। क्या बचा, 150 अपॉन 16। क्या बचा, 150 अपॉन 16। 150 अपॉन 16 इतना वोल्टेज हमें रिक्वायरमेंट होगा। आप इसको कैलकुलेट करके डेसिमल में भी निकाल सकते हैं, 9 पॉइंट समथिंग करके आएगा। इतना वोल्टेज आपको रिक्वायरमेंट होगी जिससे वो ऑयल ड्रॉप क्या कर जाए, वहीं पर हैंग करे रहे, लोकेट करे रहे, क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। ऑयल ड्रॉप क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो ऑयल ड्रॉप को बैलेंस करने के लिए कितना पोटेंशियल चाहिए होगा वो आपने कैलकुलेट कर लिया। 150 बाय 16 9 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं। इस टॉपिक तक, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगी, बोर्ड सीयूटी में आ चुका है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इनको लगाइएगा जरूर, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, है ना। ये सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन चले, अगले क्वेश्चन की ओर देखें तो फाइंड द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 कूलम। 1 कैपेसिटेंस 1 फैरेड होगा, यहाँ पर सी लिखा हुआ है, 1 फैरेड होगा भाई, 1 फैरेड होगा। क्या होगा यहाँ पर, 1 फैरेड होगा, 1 फैरेड। यानी हमें ऐसे स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस रेडियस बतानी है जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है, 1 फैरेड है। अगर किसी स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फैरेड है, किसी स्फेरिकल कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो कितनी है, 1 फैरेड है, तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि उसकी रेडियस कितनी होगी। तो भैया आप थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं। थ्योरी पढ़ते हैं तो क्या मिलता है हमें कि जो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस का मतलब क्या है, कैपेसिटेंस का मतलब है एबिलिटी टू स्टोर चार्जेस या कैपेसिटी टू स्टोर चार्जेस। कोई कंडक्टर, कोई भी ऑब्जेक्ट कितने चार्ज को स्टोर कर सकता है वो क्या कहलाता है, उसकी कैपेसिटी कहलाती है। और उसी कैपेसिटी को क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। तो कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करता होगा, हम ये जानते हैं कि अगर हम किसी बॉडी पर जितना चार्ज देते चले जाएंगे उसका पोटेंशियल उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। जितना चार्ज देते जाएंगे उसका पोटेंशियल क्या होगा, उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। यानी थियोरेटिकल बात करें तो Q क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। Q क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। चार्ज जितना दोगे पोटेंशियल उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, कैपेसिटेंस आता है, C आता है, C आता है। C का मतलब क्या है, उस कंडक्टर का क्या है, कैपेसिटेंस है, कि वो कितनी चार्ज को स्टोर कर सकता है। क्योंकि जितना चार्ज स्टोर कर पाएगा उसकी एक क्षमता होगी ना, एक लिमिट होगी। हर एक ऑप्शन, हर एक ऑब्जेक्ट की एक लिमिट होगी कि कहीं तक वो चार्ज स्टोर कर पाएगा। जैसे अगर हम वाटर टैंक की बात करें, अगर आपके घर में 500 लीटर का वाटर टैंक है तो क्या उसमें 600 लीटर पानी भर सकते हैं, नहीं भर सकते। अगर 1000 लीटर का वाटर टैंक है तो क्या उसमें 1200 लीटर पानी भर सकते हैं या 1100 लीटर, एक्सेप्ट 1001 लीटर पानी नहीं भर सकते। यानी सबकी क्या है, एक फिक्स्ड कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से ऊपर हम उसमें स्टोर नहीं करा सकते। उसी तरीके से हर एक कैपेसिटर की क्या होती है, एक कैपेसिटेंस होती है, एक कैपेसिटी होती है कि भैया इससे ज्यादा चार्ज को हम स्टोर नहीं कर सकते। तो कैपेसिटेंस को नापते किसमें है, यूनिट क्या होती है, कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फैरेड। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, फैरेड होती है ना। तो Q इक्वल्स टू C भी यहां से मिल जाता है। अब बताती है कि अगर कोई स्फेरिकल कैपेसिटर है, कैसा कैपेसिटर है, स्फेयर है, कंडक्टिंग स्फेयर है, हॉलो स्फेयर नहीं है, सॉलिड स्फेयर है। हॉलो स्फेयर का केस अलग होगा,
है ना, उसमें एक डेरिवेशन भी बताना पड़ेगा, डेरिवेशन करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला आपको बिना डिराइव किए याद कर सकते हो, रट्टा मार सकते हो, बात अलग है, लेकिन कैसे आएगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे आपको। नेक्स्ट वीडियो में मेरा यही टॉपिक होगा कि आपको क्या बता देना है कि स्फेरिकल कैपेसिटर, क्योंकि सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन स्फेरिकल कैपेसिटर से ही है, तो फॉर्मूला तो रट लो, वो बात अलग है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए कि ये डेरिवेशन आया तो आया कहां से। क्लियर है? तो चलिए, अगर कोई हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर है तो स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होगी, इसको निकालने के लिए मान लेते हैं कि यहां पर हमने क्यू चार्ज रख दिया, इस पर कितने चार्ज हैं, क्यू चार्ज है, सेंटर से इसकी रेडियस कितनी है, सर आर रेडियस है, कैपिटल आर मान लेते हैं, क्या रेडियस है, कैपिटल आर रेडियस है, और इस पर चार्ज कितना है, क्यू चार्ज है, कितना चार्ज है, स्मॉल क्यू ले लेते हैं, हर जगह स्मॉल क्यू रखेंगे, यहाँ पे कैपिटल क्यू रखेंगे, स्मॉल क्यू बुरा मान जाएगा, तो क्या कर देते हैं, यहाँ पर कैपिटल क्यू चार्ज रख लेते हैं, कितना चार्ज है, कैपिटल नहीं सॉरी स्मॉल क्यू चार्ज है, कितना चार्ज है, स्मॉल क्यू चार्ज है। तो अगर चार्ज होगा तो इस पर पोटेंशियल कितना होगा, आर डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई आर, यही फॉर्मूला होगा भाई, यही इतना ही पोटेंशियल कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, यही फॉर्मूला होता है, तो पोटेंशियल कितना होगा वो मिल गया। अब अगर हमें कैपेसिटेंस निकालना है तो कैपेसिटेंस देखो ये फॉर्मूले से निकलेगा, कौन सा फॉर्मूला है, C इक्वल्स टू Q बाई V, तो यहां से देखो कैपेसिटेंस क्या होगा, इसका स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा, इसके लिए C इक्वल्स टू Q बाय V लगा दिया, तो Q अपॉन V की जगह पे क्या रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ये Q से Q क्या हो गया, उद्धार हो गया Q से Q का, C इक्वल्स टू क्या मिल गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आ गया, ये होता है फॉर्मूला। C इज इक्वल्स टू क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। अब आपसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया रेडियस बताओ हमें कि एक स्फीयर की रेडियस कितनी होगी। मान लीजिए हमारे अर्थ का जो कैपेसिटेंस है, अर्थ की कैपेसिटेंस अगर हम 1 फैरेड मान लें कि हमारे अर्थ की कैपेसिटेंस 1 फैरेड है, तो अर्थ की रेडियस कितनी होनी चाहिए, यानी जिस तरह का हमारा अर्थ है उस तरह का अगर कोई हम स्फीयर बनाएं तो उसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए, या एक फुटबॉल बनाएं उसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए कि उसका कैपेसिटेंस कितना हो, 1 फैरेड हो। 1 फैरेड कैपेसिटेंस जनरेट करने के लिए, कैपेसिटी को जनरेट करने के लिए कितने रेडियस के स्फीयर की जरूरत पड़ेगी, ये हम कैलकुलेट करना चाहते हैं या हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए यहीं पर फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला क्या लगाते हैं, R इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां से देखिए R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू C, C की वैल्यू कितनी है 1 है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है सर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होती है, इंटू 1, तो रेडियस कितना आ गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर। तो अगर किसी स्फीयर की रेडियस 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर है, तब तो वो कैपेसिटेंस कितना हो सकता है 1 फैरेड का हो सकता है, नहीं तो कैपेसिटेंस 1 फैरेड का नहीं हो सकता। इसको किलोमीटर में बदलोगे तो रेडियस बांधो कितनी आएगी 9 इंटू 10 टू द पावर 6 किलोमीटर, 9 इंटू 10 टू द पावर 6 किलोमीटर मतलब 90 लाख किलोमीटर रेडियस होनी चाहिए। कितनी 90 लाख, और हमारे अर्थ की रेडियस कितनी है 6400 किलोमीटर है, बस 6400, और यहाँ कितना चाहिए, यहाँ चाहिए 90 लाख। तो इतना बड़ा स्फीयर बनाओगे कैसे जिसमें कैपेसिटेंस कितना आ जाए 1 फैरेड आ जाए, इसीलिए कैपेसिटेंस हमेशा माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड, पीको फैरेड में होता है, कभी भी फैरेड में नहीं होता, इसलिए छोटी यूनिट का बनाया गया, छोटी यूनिट्स बनाई गई हैं फैरेड की, क्योंकि फैरेड एक बहुत बड़ी यूनिट है। फैरेड क्या है, छोटी यूनिट नहीं है, काफी बड़ी यूनिट है। कि सोच रहे हो कि 1 फैरेड का चार्ज मतलब 1 फैरेड का कैपेसिटेंस जनरेट करने के लिए हमें कितना 90 लाख किलोमीटर रेडियस का स्फीयर चाहिए, यानी बहुत बड़ी वैल्यू है। बहुत बड़ी वैल्यू होने का मतलब कि हम इतनी बड़ी वैल्यू तो जनरेट कर ही नहीं सकते, इतना बड़ा कैपेसिटर लाओगे कहां से, है ना। क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया कि क्या समस्या आ सकती है, क्या समस्या नहीं आ सकती कैपेसिटेंस में, ये क्लियर हो गया। तो आज के लिए इस चैप्टर से लगभग इतना ही टॉपिक है। अगले वीडियो में हम स्फेरिकल कैपेसिटर, जो मैंने कहा कि अच्छा टॉपिक है, उसके डेरिवेशन के बारे में चर्चा करेंगे, उसका डेरिवेशन देखेंगे, और हो सकेगा तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए अगले वीडियो के लिए वेट करिए, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।